Welcome to the lecture number 13 of Introduction to Software Engineering. In the last lecture, we covered architectural design decisions and architectural view. In this lecture, I am going to cover two subtopics. The first is architectural patterns and second is application architectures. So the first question is what the architectural patterns are. Patterns are a mean of representing, sharing and reusing the knowledge. हम एक फॉर्मेट या एक पैटर्न बना देते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी नॉलेज को या अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं. सेम पैटर्न कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस. An architectural pattern is stylized description of good design practice which has been tried and tested in different environments. In the first line we studied the definition of pattern. In second line, in this point we are studying what an architectural pattern is, because we are in the design phase. In the design phase the design phase comes from the architectural design, and this architectural design is made with the help of architectural pattern. तो जो architectural pattern है वो basically एक design practice है जो कि already बहुत सारी environments में try और test की जा चुकी है. Patterns should include information about when they are and when they are not useful. जब भी हम एक selected pattern को study करते हैं तो हम ये साथ में देखेंगे कि किस environment के लिए ये suitable choice है और किस environment के लिए ये suitable choice नहीं है. Patterns may be represented using tabular and graphical descriptions. पैटर्न को आप एक टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो. हम इस लेक्चर में या इस कोर्स में तकरीबन 5 आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. दीज पैटर्न्स आर प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. द फर्स्ट पैटर्न इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न. अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न क्या है, इसकी एग्जाम्पल, ये कब यूज़ किया जाए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये हम स्टडी करेंगे. डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो ये कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसके अगर नाम को देखा जाए तो इससे अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है. द मॉडल कंपोनेंट मैनेज द सिस्टम डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑन द डाटा. जितना भी आपका डाटा है वो सब मॉडल कंपोनेंट में पड़ा होगा और उस पर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. द व्यू कंपोनेंट डिफाइन एंड मैनेज हाउ द डाटा इज़ प्रेजेंटेड टू द यूज़र. यूज़र को क्या अपनी स्क्रीन पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, उसके पास इंटरफेस किस तरह की आ रही है. दिस इज़ द व्यू कंपोनेंट विच हैंडल सच डिसीजंस. Then the controller component manage the interaction and passes these interaction to the view and model. सबसे पहले जब यूज़र कोई भी बटन क्लिक करेगा, कोई भी की प्रेस करेगा तो वो सबसे जो पहली कमांड है वो कंट्रोलर के पास जाएगी. कंट्रोलर उस कमांड को ट्रांसलेट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसके मुताबिक वो व्यू एंड मॉडल को मैसेज पास करेगा. ठीक है, और व्यू और मॉडल फिर उसकी कोऑर्डिनेशन से यूज़र को रिस्पॉन्स क्रिएट करके देंगे. एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम की, जो कि आगे आपको नज़र आएगी आपकी स्क्रीन पे. देन द क्वेश्चन इज़ व्हेन वी कैन यूज़ द MVC मॉडल. MVC मॉडल वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब हम अपने सिस्टम के डिफरेंट व्यूज़ को रिप्रेजेंट करना हो. जब एक सिस्टम के आप डिफरेंट व्यूज़ या मल्टीपल व्यूज़ को दिखाना हो यूज़र को और उसके लिए हमें मॉडल से बार बार इंटरैक्ट करना हो, तब हम मॉडल व्यू कंट्रोलर को यूज़ करते हैं. एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि आप मॉडल व्यू चूँकि मॉडल जो कंपोनेंट है वो सेपरेट है, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपके व्यू और आपके जो कंट्रोलर है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा. सो इट अलाउज द डाटा टू चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड सपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा इन डिफरेंट वेज. आप सेम मॉडल को डिफरेंट व्यूज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन इन्वॉल्व एडिशनल कोड एंड कोड कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन द डाटा मॉडल एंड इंटरेक्शंस आर सिंपल.
अगर तो आपका डाटा मॉडल बहुत सिंपल सा है तो फिर क्या होगा कि आप उसे मॉडल कंपोनेंट में भी आपको प्रोग्राम करना होगा, व्यू में भी उसे प्रोग्राम करना होगा, कंट्रोलर में भी प्रोग्राम करना होगा। तो एक सिंपल से मॉडल के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है तो उस सिचुएशन में ये सूटेबल नहीं होगा। इन दिस स्लाइड यू कैन सी हाउ MVC आर्किटेक्चर वर्क। सबसे पहले यूज़र इंटरैक्ट करता है व्यू के साथ, यानी अगर उसको अपनी इंटरफेस पे कोई बटन उसने कोई डेटा एंटर करना है, फॉर एग्जांपल नेम कहा यूज़र को एंटर करने के लिए किसी भी वेब एप्लीकेशन ने रजिस्टर करवाने के लिए, तो यूज़र ने ऑब्वियसली बटन प्रेस किए, नेम एंटर किया, तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा वो व्यू के साथ होगा। व्यू आगे कंट्रोलर को पर्टिकुलर इवेंट के बारे में अलर्ट कर देता है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर मॉडल के पास जाएगा, मॉडल व्यू के साथ इंटरैक्ट करेगा और जो भी चेंजेस होंगी वो इसको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। और देन लास्ट फेज़ पे ये होगा कि व्यू ग्रैब्स द मॉडल डाटा एंड अपडेट इटसेल्फ। अब यूज़र ने लेट से इसमें अपना नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, अपना यूज़र आईडी एंटर किया, तो मॉडल में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। फाइन। So here is another example of MVC. You can see that we have the A, B and C values for X, Y and Z. तो हमारे लिए जो X का मॉडल है वो ये है, A की वैल्यू 60% है, B की वैल्यू 30% और C की वैल्यू 10%. So we can have two views of the same model. We can represent the data using the circular chart or circular graph. We can also view the data using this type of chart. तो हम सेम मॉडल के एक से ज़्यादा व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि MVC का एक एडवांटेज है। अगर हम Y के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे तो डैट वुड बी अ डिफरेंट मॉडल, अगर हमें Z के लिए मॉडल क्रिएट करना है तो डैट वुड बी अ डिफरेंट मॉडल। Another example of MVC. This is a real life example of MVC. You can see that this example is based on the restaurant. Let's say एक यूज़र है, वो रेस्टोरेंट में गया, उसे मेन्यू कार्ड उसका व्यू कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसने मेन्यू कार्ड देखा और उसे जो भी डिश ऑर्डर करनी है वो अब बैठ के वेट करेगा, ठीक है। अब उसके पास जो वेटर आ रहा है, वेटर एक्ट एज अ कंट्रोलर। वेटर ने उससे मैसेज लिया, उसकी इंस्ट्रक्शंस को लिखा और उसके बाद वो किचन में चला गया। अब वेटर उस फूड को प्रिपेयर नहीं करेगा, या यूज़र उस फूड को प्रिपेयर नहीं करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा जो उस रेस्टोरेंट में शेफ़ काम कर रहा है। शेफ़ एक्ट एज अ मॉडल। वेटर ने सारी इंस्ट्रक्शन मॉडल को दे दी। मॉडल ने लेट्स से कि यूज़र ने वेजिटेबल सैंडविच ऑर्डर किया था, तो मॉडल क्या करेगा, सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेगा, जिसमें ब्रेड, टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन, ब्रेड, चीज़, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको ऐड करने के बाद एक सैंडविच प्रिपेयर करेगा और हैंड ओवर कर देगा वेटर को। अब वेटर जो कि कंट्रोलर के तौर पर एक्ट कर रहा था, वो यहाँ से मॉडल को लेकर मॉडल से इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर को दे देगा। कस्टमर ने यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है, उसने बेसिकली वो ऑर्डर कंज्यूम कर लिया और आपके जो वेटर है वो बेसिकली एज अ वेटर के पास जो मेन्यू था वो एज अ व्यू काम कर रहा था। तो अब कंट्रोलर का काम है कि वो उसको एक बिल ला के दे देगा और यूज़र उसको पे करेगा, देन द प्रोसेस फिनिशेस। सो इसमें इस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये था कि आपके पास किस तरह से मॉडल, व्यू और कंट्रोलर तीन कंपोनेंट काम कर रहे हैं और इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल पर मैप किया है। द सेकेंड आर्किटेक्चर पैटर्न वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ लेयर्ड आर्किटेक्चर। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि हम इसमें डिफरेंट लेयर्स बना देंगे। इट इज़ यूज टू मॉडल द इंटरफेसिंग ऑफ सब सिस्टम्स। हम एक सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सब सिस्टम में और हर सब सिस्टम की हमारे पास एक इंटरफेस होगी। इट ऑर्गेनाइज द सिस्टम इनटू सेट ऑफ लेयर्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड अ सेट ऑफ सर्विस। हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम की हमने 3 सब सिस्टम बनाए, उन 3 सब सिस्टम को हमने एक लेयर असाइन कर दी, यानी 3 ही लेयर्स होंगी और हर लेयर का काम है कि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे। It supports the incremental development of the subsystems in different layers.
ऐसा होता है कि आपने एक लेयर बना ली, एक इंक्रीमेंट कंप्लीट हो गया, आपने सेकंड लेयर पे काम किया, सेकंड लेयर डेवलप कर ली, दूसरा इंक्रीमेंट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली आपकी जो लेयर्स होती हैं वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को फोकस कर रही होती हैं। हाउएवर ऑफन आर्टिफिशियल टू स्ट्रक्चर सिस्टम इन दिस वे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इस तरीके से लेयर्ड आर्किटेक्चर से जो मॉडल क्रिएट कर रहे होते हो, दे आर द आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम। Now we will study the layered architecture pattern in the same manner we studied the MVC। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन को कवर करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये आर्किटेक्चर स्टाइल कब यूज़ किया जाए, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। Description says that it organizes the system into layer with different functionality associated with each layer। यही बात हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस की कि आपके सिस्टम को हम सब कंपोनेंट सब सिस्टम में डिवाइड कर देंगे, हर सब सिस्टम की एक लेयर होगी, हर लेयर का काम होगा एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, एक सर्विस प्रोवाइड करना। A layer provides services to the layer above it, so the lowest level layer represent the core services एंड दे आर लाइकली टू बी यूज थ्रू आउट द सिस्टम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सब आपकी जो लोएस्ट लेयर है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है अपर लेयर को। मतलब लेट से आपकी जो लेयर नंबर 1 है, अगर मैं बॉटम से लेयर को नेम करना शुरू करूँ तो लेयर नंबर 1 सर्विस प्रोवाइड करी होगी लेयर 1 को, लेयर 0 सर्विस प्रोवाइड करी होगी लेयर 1 को, लेयर 1 सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेयर 2 को, लेयर 2 सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेयर 3 को। हर लोअर लेवल अपर लेवल लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जो सबसे नीचे जो लेयर होगी लेयर 0 वो थ्रू आउट द सिस्टम उसको यूज़ कर रहा होगा, उसमें कोर सर्विसेज होंगी जो वो प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे एक शेयरिंग कॉपीराइट डॉक्यूमेंट हेल्ड इन डिफरेंट लाइब्रेरीज कि किस तरह से इसका एक लेयर सिस्टम बनाया गया है। अब लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न को हम कब यूज़ कर सकते हैं? यूज व्हेन बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़ ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड किया है और आपने इसके टॉप पे कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, तो आप बेसिकली लेयर्स बनाते जाते हो। इस तरह इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। व्हेन द डेवलपमेंट इज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल टीम विद ईच टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लेयर फॉर फंक्शनैलिटी, वहाँ पर भी सिस्टम को यूज़ किया जाएगा जहाँ पर बेसिकली आपकी जो टीम है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई है और हर ग्रुप का काम है एक लेयर को इम्प्लीमेंट करना, एक लेयर बनाना। या फिर वहाँ भी इस लेयर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें मल्टी लेवल सिक्योरिटी चाहिए हो। आपको याद हो कि जब हमने लास्ट लेक्चर में सिक्योरिटी वाला फीचर इम्प्लीमेंट करना था तो हमने कहा कि लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है कि इट अलाउ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटायर लेयर्स so long as the interface is maintained। इंटरफेस लेट से आपने एक मेंटेन कर ली और इसके नीचे एक लेयर की फंक्शनैलिटी अगर आपने अपडेट करनी है तो वो आप कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग अदर लेयर्स। एक लेयर आप चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, उसमें आप डिलीट कर सकते हो और इससे आपकी दूसरी लेयर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी और इसमें जो आपकी बेसिकली डिपेंडेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। देन कम्स द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका ये होगा, इट प्रोवाइड अ क्लीन सेपरेशन बिटवीन लेयर्स, जो कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये भी पॉसिबल होता है कि जो हायर लेवल लेयर है वो कभी लो लेवल लेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करती। उसके दरमियान में लेट से अगर आपके सिस्टम की 7 लेयर्स हैं तो जो 7th लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगी, वो हमेशा उसे इमीडिएट जो उसकी लेयर्स हैं उनसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा, फिर वो करते करते लोअर लेवल को एक्सेस कर सकती है। और चूँकि हम डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं डिफरेंट लेयर्स के थ्रू, तो जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है किसी भी सिस्टम की। तो ये 2 डिसएडवांटेज हैं कि जो लेयर्ड आर्किटेक्चर में ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये एक जनरल सा लेयर्ड आर्किटेक्चर है जिसमें जो अपर लेयर होती है वो यूज़र इंटरफेस होती है, उससे नीचे की लेयर में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन रखी जाती है जो कि सिक्योरिटी को फुलफ़िल कर रही है, उससे नीचे आपकी बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, सिस्टम यूटिलिटीज़, इन सब को इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो सबसे लास्ट लेयर होती है उस पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस को यूज़ करते हो। तो ये एक जेनेरिक लेयर्ड आर्किटेक्चर है जो किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम।
लाइब्रेरी सिस्टम में आप देख रहे हो सबसे लोएस्ट लेवल पे आपके पास डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। उससे उससे आगे आपका लाइब्रेरी इंडेक्स है। लाइब्रेरी इंडेक्स के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फीचर आ रहा है, दिस फीचर रिप्रेजेंट्स द बिजनेस लॉजिक और द एप्लीकेशन फैसिलिटीज़, जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च आ जाएगी। आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, राइट्स मैनेजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन इस लेयर पे आपकी ऑथेंटिकेशन हो रही है, तो आप लॉगिन से रिलेटेड जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आप इस लेयर में प्रोवाइड कर देते हैं कि जिन यूज़र का अकाउंट होगा वही इस लाइब्रेरी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे ऊपर वाली लेयर आपकी वेब ब्राउज़र इंटरफेस होगी, जिसको यूज़ करते हुए आप लाइब्रेरी सिस्टम को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जेनेरिक लेयर आर्किटेक्चर इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन ये वाली आपकी वेब ब्राउज़र इंटरफेस हो गई। दूसरी में आपकी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फीचर्स आ गए। थर्ड लेयर में एप्लीकेशन फैसिलिटीज़ आ गई, और फोर्थ लेयर में आपकी जो भी डेटाबेसेस हैं और जो लाइब्रेरी का इंडेक्स है वो हम यूज़ करेंगे। देन वी हैव द थर्ड आर्किटेक्चर, दैट इज़ द रेपोजिटरी आर्किटेक्चर। रेपोजिटरी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट सब सिस्टम्स में। अब ये सब सिस्टम क्या करेंगे, ये डाटा एक्सचेंज करेंगे, और दो तरह से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर्ड एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रख दी जाती है, तो जितने भी सब सिस्टम हैं उनको डाटा चाहिए तो वो शेयर्ड रिपोजिटरी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि हर सब सिस्टम अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन कर लेगा और अपने डाटा को एक्सप्लिसिटली दूसरे सब सिस्टम पे पास कर सकता है। तो सब सिस्टम और रिपोजिटरी बेसिकली दो तरह के इसमें फीचर्स होते हैं, और दो तरह के एक्सेस मैकेनिज्म हैं। When large amount of data are to be shared, the repository model of sharing is most commonly used. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, कब इसको यूज़ किया जाए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है ऑल डाटा इन द सिस्टम इज़ मैनेज इन द सेंट्रल रिपोजिटरी that is accessible to the system components. Component do not interact directly, only through the repository. होता ये है कि आपने तमाम डेटा रिपोजिटरी में रख देना है और कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, वो सीधा आपकी रिपोजिटरी से इंटरैक्ट करेंगे जब उन्हें डेटा चाहिए। एग्ज़ाम्पल हम इसमें IDE को देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक रिपोजिटरी में रख दी जाती है और सारे टूल्स इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। रिपोजिटरी आर्किटेक्चर को कब यूज़ किया जाए, रिपोजिटरी आर्किटेक्चर को तब यूज़ किया जाता है व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी जनरेटेड एंड इट हैज़ टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। होता ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप एक सब सिस्टम में नहीं रख सकते, तो आप एक स्टैंडर्ड जो है वो आप रिपोजिटरी बना लेते हैं और उसके अंदर आप अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली स्टोर कर सकते हो और सब सिस्टम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। You may also use it in the data-driven system where the inclusion of data in the repository triggers an action or tool. डाटा ड्रिवन सिस्टम्स में भी आपकी रिपोजिटरी सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जिसमें जब आप डाटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। डाटा ड्रिवन सिस्टम्स में यही ऑपरेशंस होते हैं ना। तो जब भी आपने डाटा इंक्लूड करना है तो रिपोजिटरी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है या वो टूल की तरह एक्ट कर रही होती है। एडवांटेज क्या है रिपोजिटरी का, कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। रिपोजिटरी सब कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करी और सब सिस्टम्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है दे डू नॉट नीड टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कंपोनेंट। अब एक सब सिस्टम अगर एक रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहा है तो उसको नहीं पता कि इस सिस्टम के कितने सब सिस्टम्स और रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहे हैं। रिपोजिटरी को ये आइडिया नहीं है कि कितने सब सिस्टम उसको एक्सेस करेंगे, तो वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको मालूम, इस हवाले से वो इंडिपेंडेंट हैं। चेंजेस मेड बाय वन कंपोनेंट कैन बी प्रोपोगेटेड टू ऑल कंपोनेंट्स। अगर किसी एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन सारे कंपोनेंट्स को प्रोपोगेट कर दी जाती है। ऑल डाटा कैन बी मैनेज कंसिस्टेंटली
एज इट इज़ ऑल इन द वन प्लेस। और ये भी होता है कि चूँकि सारा डाटा एक रिपोजिटरी में पड़ा है तो उसके बैकअप वगैरह भी विद टाइम हम साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन इसी पॉइंट से इसका डिसएडवांटेज भी क्लियर हो रहा है कि रिपोजिटरी आर्किटेक्चर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, कि अगर आपकी रिपोजिटरी इफेक्ट हो गई तो आपका होल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी होल सिस्टम फेल हो जाएगा। इसीलिए इसके साथ हम बैकअप्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। मे बी इनएफिशिएंसीज इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल कम्युनिकेशन थ्रू द रिपोजिटरी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिपोजिटरी जो अगर एफिशिएंटली कम्युनिकेट नहीं करती या अपना डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करी ठीक तरीके से, तो सब सिस्टम को इसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। समटाइम इट ऑल्सो हैपन कि अगर आप रिपोजिटरी को सेवरल कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी डाटा एक्सेस करने में डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिपोजिटरी अक्रॉस सेवरल कंप्यूटर्स may also be difficult. We have an example of repository architecture. In this repository architecture, you can see that here is a patient database, and patient database is accessed by physician diagnosis, pharmacy, lab testing, accounting, administration. Let's say एक patient आया, उसको अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट, सबसे पहले उसने अपना डायग्नोसिस कराया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसको चेक करने के बाद अगर उसे एक लैब टेस्ट लिख कर दिया है तो आपका जो पेशेंट है वो क्या करेगा, वो लेबॉर्ट्री में जाएगा। लेबॉर्ट्री में जाने के बाद लैब टेस्टिंग वाले उसका डाटा पेशेंट डेटाबेस से एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद वो उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी वो पेशेंट डेटाबेस में भेज देंगे। तो फिजिशियन ने जब उसे दोबारा डायग्नोज करना होगा वो वहाँ से उसकी रिपोर्ट देख सकता है। अगर उसको डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देगा तो फार्मेसी और ड्रग प्रोसेसिंग स्टोर पेशेंट डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से उसकी जो भी डिज़ीज़ है उसको वो देखेगा, डॉक्टर ने क्या मेडिसिन लिख कर दी, और वहीं से वो अपना डाटा लेकर पेशेंट को सारी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। और फोर्थ नंबर पर जब आपका जो भी अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब उसे बिल क्रिएट करना होगा तो वो पेशेंट डेटाबेस से इंटरैक्ट करके बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें सारा डाटा पड़ा है पेशेंट का, और वो साथ ही साथ अपडेट भी हो रहा है। और अगर ये वो 4 सब सिस्टम्स हैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के, जो ये इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। All data, now it is written in the slide that all data in a system is managed by central repository that is accessible to all the system component. We can see it in the figure, and components do not interact directly, only through the repository. Components आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, components सिर्फ repository से बात कर रहे हैं। Here is an example of repository architecture for the IDE. आपकी एक project repository है। इस project repository में आपके देखें UML editors इससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डिज़ाइन ट्रांसलेटर रिपोजिटरी से डाटा एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज़र ले सकते हैं, रिपोर्ट जनरेटर इससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं और इसमें डाटा फीड कर सकते हैं। पाइथन एडिटर, जावा एडिटर्स, ये दोनों एडिटर आपकी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी से इंटरैक्ट करके इस कोड को जनरेट कर सकते हैं, और इवन योर कोड जनरेटर कैन डू द सेम। तो ये एक प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, जिससे ये सब सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं आईडीई के, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है ये, और इसके तमाम कंपोनेंट्स इस प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को एक्सेस करके यहाँ से डाटा ले सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करके दोबारा यहाँ पे डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। Now the most commonly used one of the well-known architecture is the client-server architecture. Client-server architecture is the most easiest one. It distributes the system model which show how data and processing is distributed across a range of component. हम different components इसमें state कर देते हैं। हम कह देते हैं कि आपके कुछ components एज अ client काम करेंगे और कुछ component एज अ server काम करेंगे। तो सर्वर जो हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं विच प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज। सर्वर का काम है स्पेसिफिक सर्विस देना, जैसे कि प्रिंटिंग, डाटा मैनेजमेंट एक्सेट्रा, और क्लाइंट का काम है उन सर्विसेज को कॉल करना।
और दरमियान में एक नेटवर्क होगा विच अलाउ क्लाइंट टू एक्सेस सर्वर। क्लाइंट ने जब भी, क्लाइंट का काम है सर्विसेज को कॉल करना, सर्वर का काम है सर्विसेज को प्रोवाइड करना, और नेटवर्क वो मीडियम होगा जिसके थ्रू क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो so we have two kinds of component in client server architecture, clients and server. Now let's study what the client server patron is. In the client server architecture, the functionality of the system is organized into services and each service delivered from a separate server. Clear? Then clients are user of these services and access servers to make use of them. एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिखाऊंगी एक फिल्म एंड वीडियो डीवीडी लाइब्रेरी जो कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे ऑर्गेनाइज हुई है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम तब यूज़ करते हैं व्हेन डाटा इज़ अ शेयर्ड डाटाबेस यूज्ड व्हेन डाटा इन द शेयर्ड डाटाबेस हैज़ टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ रेंज ऑफ लोकेशंस। हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पे डाटा को एक्सेस किया जाए तब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर जो हैं वो रेप्लिकेट हो सकते हैं। हम उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एक ही सर्वर को एक्सेस करेंगे, लेट से पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, यूएसए से भी, तो उस सर्वर पे एक तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो करीब लोकेशन पे सर्वर पड़ा होगा वहाँ से डाटा एक्सेस करना तो आसान होगा, लेकिन जो दूर की लोकेशंस होंगी वहाँ से डाटा एक्सेस करना मुश्किल होगा। तो होता ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स जो हैं वो बना के रख देते हैं ताकि डाटा एक्सेस करना आसान हो जाए। एडवांटेज इज़ दैट सर्वर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जनरल फंक्शनैलिटी कैन बी अवेलेबल टू ऑल द क्लाइंट्स एंड डज नॉट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द सर्विसेज। जो आपकी किसी भी सिस्टम की जनरल फंक्शनैलिटी होगी जैसे कि प्रिंटिंग सर्विस, वो तमाम क्लाइंट्स को ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। Then the disadvantage, again each service is a single point of failure, so susceptible to denial of service attack or server failure। अगर तो आपकी जो सर्विस है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगी। अगर सर्वर में कोई मसला आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि सर्वर डाउन है, सर्वर अभी काम नहीं कर रहा, इस वजह से जो आपकी वेबसाइट है वो नहीं चल रही। तो सर्वर आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के तौर पे एक्ट करता है। यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी वेयर देर आर 4 टाइप ऑफ क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट्स एंड 4 सर्वर्स आर लोकेटेड। एक कैटलॉग सर्वर है, एक वीडियो सर्वर है, एक पिक्चर सर्वर है, एक वेब सर्वर है। लेट्स से अगर क्लाइंट 3 को पिक्चर सर्वर चाहिए तो वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा जो कि एक नेटवर्क है, और उसके थ्रू वो पिक्चर सर्वर को एक्सेस करेगा। उसके बाद अगर क्लाइंट 2 है उसे वीडियो सर्वर से फैसिलिटी चाहिए तो वो वीडियो सर्वर के पास आएगा, यहाँ से वो फैसिलिटी गेन कर लेगा। तो हर क्लाइंट जो है वो सर्वर से इंटरैक्ट कर रहा है यूजिंग इंटरनेट। क्लाइंट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सर्वर्स भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिफरेंट सर्वर्स हैं, हर सर्वर की एक फंक्शनैलिटी है और ये डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल जो क्लाइंट सर्वर की है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। www एक इज़ अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। होता इसमें ये है कि ईच कंप्यूटर डैट यूज़ अ वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट। हर वो शख्स जो कि वेब ब्राउज़र को यूज़ करता है वो क्लाइंट है। एंड द डाटा ऑन द वेरियस वेब पेजेस दैट दोज क्लाइंट एक्सेस इज स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल सर्वर्स। तो आप लेट्स से मैंने गूगल को यूज़ किया, तो गूगल आपकी जो है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की पैटर्न की एक एग्जांपल है। ड्रॉपबॉक्स इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पैटर्न। ड्रॉपबॉक्स जब डिज़ाइन किया गया था या गूगल जब डिज़ाइन किया गया था तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पैटर्न पर डिज़ाइन किए गए हैं। अनदर पैटर्न वी आर गोइंग टू स्टडी इज पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर। Pipe and filter architecture represents the functional transformation process, their input to produce outputs। होता ये है कि आप एक इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके दरमियान में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती हैं, और वो इनपुट आउटपुट ये ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम पाइप एंड फिल्टर मॉडल से। ये इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए एक सूटेबल चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इन द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ईच प्रोसेसिंग कंपोनेंट इज डिस्क्रीट एंड कैरीज आउट वन टाइप ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन।
दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, एक है पाइप और दूसरा है फ़िल्टर। फ़िल्टर का काम है डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, और पाइप का काम है उस डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाना। पाइप से डाटा सेंड हो रहा है और फिल्टर उस डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं या उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब पाइप एंड फिल्टर की एक एग्जांपल जो है वो इनवॉइस प्रोसेसिंग की हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर वर्क्स और इसको यूज़ कब किया जाए। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस वेयर इनपुट आर प्रोसेस्ड इन सेपरेट स्टेजेस टू जनरेट द रिलेटेड आउटपुट्स। जहाँ पे हमारी डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होती हैं ना, वहाँ पे हम पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट सपोर्ट द ट्रांसफॉर्मेशन रीयूज ऑल्सो। देन इट कैन बी द वर्क फ्लो स्टाइल मैचेस द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी बिजनेस प्रोसेस। बहुत से बिजनेस प्रोसेस में, डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में ये आपका जो पाइप एंड फिल्टर स्टाइल है ये यूज़ हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, द फॉर्मेट फॉर डाटा ट्रांसफ़र हैज़ टू बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो फॉर्मेट लेके चलना है दैट वुड बी डिफाइंड कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप जेसन यूज़ करना है, आपने XML यूज़ करना है। तो जो डाटा फॉर्मेट है ट्रांसफ़र करने के लिए वो कंफर्म होना चाहिए, वो एग्रीड होना चाहिए बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। ईच ट्रांसफॉर्मेशन पार्स इट्स इनपुट एंड अनपार्स इट्स आउटपुट टू द एग्रीड फॉर्म। हर पाइप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, हर फिल्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो एक एग्रीड फॉर्मेट पे उसको डाटा को लेगा और उसे अनपार्स करेगा, उसे आउटपुट उसकी प्रोड्यूस करेगा और आगे पास कर देगा। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल। आप देख रहे हो कि इनवॉइस बेसिकली रीड इशू इनवॉइस, ये एक फ़िल्टर है। इस फिल्टर ने डाटा को प्रोसेस किया, ये पाइप है, इसने पास किया आइडेंटिफाई पेमेंट्स को। अगेन आइडेंटिफाई पेमेंट्स ने से दो पाइप्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, एक तो रिसिप्ट इशू करेगा और दूसरा ड्यूज़ को आइडेंटिफाई करे, पेमेंट ड्यूज़ को फाइंड करेगा, फिर उसके बाद उन्हें रिमाइंड कराएगा और रिमाइंडर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके जो ओवल में आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर फिल्टर्स, दे प्रोसेस द डाटा। एंड जो एरो हैं वो आपके पाइप हैं, वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डाटा को पास कर रहे हैं। और ये जो आपके इनवॉइस, पेमेंट्स, रिसिप्ट और रिमाइंडर्स, ये बेसिकली आपके इनपुट और आउटपुट के तौर पे तरह एक्ट कर रहे हैं। इनपुट में इनवॉइस और पेमेंट्स थी और आउटपुट में रिसिप्ट और रिमाइंडर्स आ गए। Now we are done with the architecture patterns। हमने अभी तक MVC आर्किटेक्चर को स्टडी किया, रिपोजिटरी आर्किटेक्चर को स्टडी किया, लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टडी किया। देन वी हैड द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड द लास्ट आर्किटेक्चर वी स्टडीड इज़ पाइप एंड फिल्टर। हमने बेसिकली 5 आर्किटेक्चरल पैटर्न स्टडी किए हैं और किन किन सिचुएशन में ये यूज़ करने चाहिए। नाउ यू मस्ट बी क्लियर। Now another subtopic or the last subtopic we will cover is application architecture. Application systems are designed to meet an organization need। आपने कोई भी एप्लीकेशन जब बनानी है तो उसका एक सोल पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को फुलफ़िल करना। As business have much in common, their application system also tend to have common architectures that reflect the application requirement। चूँकि हमारे बहुत से business processes एक तरह के होते हैं जिसमें वो एक इनपुट ले रहे हैं, एक आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं। ऑल्दो उनके ऑब्वियसली डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, बट स्टिल बहुत से बिजनेस आपके कॉमन नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से उनके आर्किटेक्चर्स भी कॉमन होंगे। In the next slide, we will see the use of application architecture. Application architecture act as a starting point for architectural design, as a design checklist, as a way of organizing the work of the development team, as a means of assessing the components for reuse, as a vocabulary for talking about application type। वो सब चीज़ें जो हमने एक सिंपल आर्किटेक्चर में पढ़ी थी, अब उन सबको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या मैप कर रहे हैं एप्लीकेशन पे। फाइन।
here we have 4 types of applications. data processing applications बेसिकली डाटा के साथ डील कर रही होती हैं. डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्रोसेस करती हैं डाटा को और फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद यूज़र को एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देती हैं. देन वी हैव द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में ये होगा कि वो यूज़र की रिक्वेस्ट को या यूज़र कोई भी इवेंट जनरेट करेगा उसको वो प्रोसेस करेंगी और उसके बाद आपकी जो डेटाबेस है उसको अपडेट कर देंगी. मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर ATM यूज़ करना है तो ATM यूज़ करना एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है. देन वी हैव द इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम. इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़र अगर कोई भी एक्शन सिस्टम आपके जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करते हैं इवेंट्स पे जो कि सिस्टम इन्वायरमेंट का पार्ट होंगे. कुछ इवेंट्स हम डिफ़ाइन कर देते हैं, वो जब भी एग्जीक्यूट होंगे तो सिस्टम उनको रिस्पॉन्ड जनरेट करके देगा. ऑल्सो वी हैव द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम. लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स में क्या होता है, एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं वेयर द यूज़र इंटेंशंस आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मल लैंग्वेज दैट इज़ प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड. आप जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, C++ यूज़ कर रहे हैं, जावा, पाइथन, वो सब आपके लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स पे हो रही हैं. आपके जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टूल सपोर्ट कर रहे हैं वो सब के सब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम हैं. हम इस कोर्स में इस टॉपिक पे इस लेक्चर में सिर्फ फोकस करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जांपल है ई-कॉमर्स सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम. आपने किसी भी जगह पे आपने ऑब्जर्व किया हो या इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो कि कभी आपने ट्रैवल करना है, आपने डेवो पे लेट से कभी आपने रिज़र्व करवाई है कोई सीट, या किसी भी कंपनी की बस सर्विस है आपने वहाँ पे सीट रिज़र्व कराई. कोई ऐप अगर आपने कोई एयर ट्रैवल किया वहाँ पर आपने किसी भी कंपनी में कोई अपनी सीट रिज़र्व कराई है या अपने किसी रिलेटिव के लिए या फ्रेंड के लिए, तो आपके जो रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं दीज सिस्टम्स आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते क्या हैं? दीज प्रोसेस द यूज़र रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस और रिक्वेस्ट टू अपडेट द डेटाबेस. आपसे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद उस डेटाबेस को में जो भी अपडेट आता है उसको जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं. होता क्या है, लेट्स से अगर अभी आपकी डेटाबेस आपको बता रही है कि 30 सीट्स अवेलेबल हैं. आपने उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले ली, 2 सीट्स आपने बुक कर दी, फिर आपकी डेटाबेस अपडेट हो जाती है कि नाउ द एम्प्टी सीट्स आर 28. फ्रॉम अ यूज़र परस्पेक्टिव अ ट्रांजैक्शन इज any coherent sequence of operation that satisfy a goal. For example, find the time of flight from London to Paris. कि अगर आपने कोई भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि किसी गोल को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक ट्रांजैक्शन है. अब जिस तरह ये एग्जांपल नीचे लिखी है ये एक ट्रांजैक्शन के तौर पे एक्ट कर रही है. अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा. इसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है, एप्लीकेशन लॉजिक की तरफ डाटा जाता है, एप्लीकेशन लॉजिक से ट्रांजैक्शन मैनेजर की तरफ जाता है और ट्रांजैक्शन मैनेजर से ये डेटाबेस को एक्सेस करता है. तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं. इसी को जब हम मैप करते हैं ATM सिस्टम पे तो आप देख सकते हो कि लेट से ये एक ATM सिस्टम है जिस पे यूज़र ने कुछ इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इनपुट प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर आउटपुट प्रोसेसिंग हो रही है और बीच में एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है जो कि डेटाबेस के तौर पे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम इनपुट में क्या करेंगे, कस्टमर की ID लेंगे, उसका कार्ड वैलिडेट करेंगे, उसने क्या सर्विस सेलेक्ट की. ये तीनों ऑपरेशन आपकी इनपुट प्रोसेसिंग पे हो रहे हैं. इनपुट प्रोसेसिंग हो गई, फिर डेटाबेस में चला गया, डेटाबेस ने अकाउंट को क्यूरी किया, उसे अपडेट किया और अपडेट करने के बाद आउटपुट में डिटेल प्रिंट हो रही है, रिटर्न कार्ड हो रहा है और डिस्पेंस कैश हो रहा है. ठीक है, अगर लेट से यूज़र ने कैश विड्रॉ करने की ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे आउटपुट प्रोसेसिंग में उसका कैश डिस्पेंस हो गया. तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का एक कंपोनेंट यूज़ किया गया और दूसरा कंपोनेंट यूज़ किया गया है डेटाबेस का. इसी तरह बाकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की भी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. आपकी जो हमने पढ़ा कि डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होती हैं उनके आर्किटेक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए भी स्पेसिफाइड आर्किटेक्चर्स हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न्स पढ़े उसमें से ही हम किसी को यूज़ कर सकते हैं. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर.
summarizing this lecture, we studied the 5 architectural patterns in this lecture, and we also studied the application architecture. हमने अब एक आर्किटेक्चर को इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन देखा है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. I hope the things are clear, the concepts are clear, but if you find any ambiguity, we can discuss in the live session. Thank you for listening, class.